एपिसोड 501 टू 510। अध्याय 501। ऐसा लग रहा था जैसे वह जल रही हो। झाओ मिंग की सीधी सादी बातें सुनकर शियाओली ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अब वह अपनी बातों को घुमा फिराकर कहने की जहमत भी नहीं उठाती। बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? झाओ मिंग के इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर शियाओली स्तब्ध रह गई। झाओ मिंग, तुमने क्या कहा? तुम खुद की तुलना शियाओली से कैसे कर सकते हो? वेनजू ने शियाओली की बात काटते हुए झाओ मिंग को डांटना शुरू कर दिया। मैंने उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, बस मुझे ऐसा करने का अधिकार था इसलिए मैंने किया। आखिरकार तुम्हारे विपरीत वह बेहतर की हकदार है, वेनजू ने झाओ मिंग को ताना मारते हुए कहा। और जी चेंग, तुम इस औरत को सबके सामने तुम्हें इस तरह बुलाने की इजाज़त कैसे दे सकते हो? क्या तुम अपनी नैतिकता भूल गए हो? जी चेंग ने झाओ मिंग को कुछ नहीं कहा, जिससे वेनजू गुस्से से भड़क उठी। उन्होंने न केवल उसे पहले खाना खाने की अनुमति दी बल्कि उसके लिए कई बदलाव और विशेष व्यवस्थाएं भी की। जी चेंग ने वेनजू की ओर ठंडी नज़र से देखा और कहा, माँ, अगर आपको यहाँ कुछ पसंद नहीं है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे भी आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसने लापरवाही से कहा और अपना ध्यान वेनरू की ओर मोड़ लिया। वेनरू, तुमने तो कहा था कि रात के खाने में सिर्फ हम 3 लोग ही होंगे। ये लोग भी यहाँ क्यों हैं? वह अब अपनी माँ के ड्रामे से तंग आ चुका था। वेनरू ने हिचकिचाहट से ऊपर देखा और वेनजू और शियाओली की ओर एक नज़र डाली। मैंने तो हम तीनों के लिए ही योजना बनाई थी, लेकिन आंटी वेनजू और महारानी शियाओ अचानक आकर यहाँ बैठ गईं, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। वेनजू की घूरती निगाहों के बीच उसने ये शब्द जबरदस्ती कहे। वह उनसे भोजन कक्ष के सामने मिला और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना ही वे स्वयं ही रात के खाने के लिए आमंत्रित हो गए। इससे पहले उसे कभी पता ही नहीं था कि उसकी चाची इतनी परेशान करने वाली हो सकती हैं। उसे जी चेंग पर तरस आया कि उसकी माँ इतनी झंझट भरी है। उसे खुशी थी कि उसकी माँ ऐसी नहीं है। वेनरू, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो और मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम कल जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ। वेनजू ने वेनरू की ओर मुड़कर उसे दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ तो तुम कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ आई थी। हाँ, लगता है तुम किसी के वश में हो गए हो, यहाँ तक कि झूठ बोलना भी सीख गए हो। वेनजू ने झाओ मिंग को घूरते हुए उपहास किया। अंत में अपनी चाची को झाओ मिंग पर सब कुछ सौंपते देख वेनरू अवाक रह गया। चुप रहो, मैंने कहा था। वेनजू की बात सुनकर जी चेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने मेज पर हाथ पटका, जिससे कुछ सूप शियाओली पर गिर गया। सूप गर्म था, लेकिन उतना भी नहीं। फिर भी उसे देखकर शियाओली की आंखों में दर्द से आंसू आ गए और वेनजू उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। झाओ मिंग के होंठ उनकी इस तरह की चिड़चिड़ी हरकत देखकर फड़कने लगे। इतनी गर्मी तो नहीं थी, लेकिन वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उबलते हुए सूप से जल गई हो। शियाओली, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? शियाओली पर सारा सूप देखकर वेनजू घबरा गई। जी चेंग, तुमने देखा तुमने क्या किया? तुम इतने अविवेकी कैसे हो सकते हो? क्या तुम इस तुच्छ औरत के लिए हमें अंत तक धकेल रहे हो? आपने कहा कि वह निर्दोष थी और उसके और उस अंगरक्षक के बीच कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पिता के बारे में क्या? तुम्हें पता है कि उसके पिता ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में तुम उस समय की गई कार्रवाई के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। तुम यहाँ नहीं थे, फिर भी किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी पत्नी का पिता था। क्या मुझे मारने देना चाहिए था? वेनजू ने झाओ मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। ये लड़की आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं है, जी राजवंश की महारानी। आप इस कुतिया के वश में कैसे आ सकते हैं? यह एक दिन सबको मार डालेगी। वेनजू की बातें सुनकर झाओ मिंग ने भौहें सिकुड़ी। उसने उस घटना के बारे में सुना था जिसमें झाओ मिंग के पिता पर महारानी की दवा में जहर मिलाने का आरोप लगा था, लेकिन उसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि वेनजू के व्यक्तित्व को देखकर और झाओ मिंग को जानने के बाद उसे यकीन था कि झाओ मिंग के पिता निर्दोष होंगे। जब वह पहली बार इस दुनिया में आई तो वह झाओ मिंग की समस्याओं में शामिल नहीं होना चाहती थी। हालांकि जब भी वह इस शरीर के मूल स्वामी के बारे में कुछ बुरा सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे वे उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसे दोषी ठहरा रहे हैं। वह जानती है कि वह कुछ समय के लिए ही इस शरीर में है, लेकिन दूसरों के शब्दों से वह प्रभावित क्यों हो जाती है? किसी अजीब कारण से वह अपनी समस्याओं में उलझने से खुद को रोक नहीं पाती है। अगर मुझे उसकी यादें मिल जाती तो चीज़ें कहीं बेहतर होती। उसने अपने होंठ सिकुड़े और गहरी सांस ली। झाओ मिंग की यादों के बिना वह इस विशाल दुनिया में एक खोए हुए पिल्ले की तरह महसूस करती है। अपनी माँ को अतीत की घटना का जिक्र करते देख जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। भले ही यह अतीत की बात है, लेकिन झाओ मिंग के लिए यह बहुत दर्दनाक है। आखिरकार उसके पिता की मृत्यु दर्दनाक रही और उसे अपने पिता की मृत्यु पर शोक मनाने का अवसर भी नहीं मिला। वह समय उसके लिए बहुत कठिन था। इसी घटना के कारण उसने जीवन में बची आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। जब उसने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके होंठ सिकुड़े हुए थे और वह पहले की तरह खुशमिजाज नहीं थी। उसकी मुट्ठी कस गई और उसने वेनजू को धमकी भरे लहजे में घूरते हुए कहा, मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। माँ, अगर तुम अभी चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारी बजट कटौती को 3 महीने के बजाय 5 महीने तक बढ़ा दूंगा। उसके शब्दों को सुनकर शियाओली की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वेनजू कुछ कहने ही वाली थी कि उसने चुप रहने के लिए अपनी आस्तीन खींच ली। वेनजू ने दांत पीसते हुए झाओ मिंग को घूरा, जो मानो स्तब्ध था। उसने गुस्से में आह भरी और अपनी जगह पर बैठी रही। वेनजू की हठधर्मिता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जी चेंग ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन वह अपनी जगह पर बैठी रही।
जी चेंग ने गहरी सांस ली और झाओ मिंग की ओर मुड़कर कहा, झाओ मिंग, तुम्हें बाकी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस खाना खाओ, इन सब बातों की परवाह मत करो। उसने झाओ मिंग को खाना खाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह टस से मज नहीं हुई। पहले के विपरीत उसने न तो मुस्कुराया और न ही उसकी बातों का जवाब दिया। वह अपनी हथेली को टकटकी लगाकर देखती रही, मानो किसी बात पर गहराई से विचार कर रही हो। झाओ मिंग, उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी खास वजह के अपने हाथ को घूरती रही। मेरे साथ क्या हो रहा है? यह अजीब सी अनुभूति क्या है? झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसे बहुत गर्मी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जल रही हो। अध्याय 502, वह कब जागेगी? जब झाओ मिंग ने वेंजू के झाओ मिंग के पिता के बारे में कहे गए शब्दों को सुना तो उसे अजीब लगा। उसका शरीर जलने लगा और उसे पूरे शरीर से पसीना आने लगा। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, उसे खालीपन महसूस होता है। झाओ मिंग अपनी हथेली को हैरानी से देखती रही और खुद को शांत करने की कोशिश करती रही। उसे नहीं पता था कि उसे नशा दिया गया था या क्या, लेकिन वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। लेकिन उसने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसे नशा कैसे दिया जा सकता है? झाओ मिंग, क्या तुम ठीक हो? जी चेंग को उसकी चिंता होने लगी। वह कोई जवाब नहीं दे रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वेनरू भी चिंतित हो गई। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसके होंठ भी सूख गए थे। छी, क्या नाटक है! अब वो कुछ जवाब नहीं दे सकती, इसलिए बीमार होने का नाटक करने लगी। झाओ मिंग का नाटक देखकर वेनजू ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया। जी चेंग ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झाओ मिंग अचानक खड़ी हो गई। बिना किसी बात का इंतजार किए वह दरवाजे की ओर चलने लगी। झाओ मिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? जी चेंग चिंतित होकर खड़ी हुई और उसे सहारा देना चाहती थी। वह बेहद कमजोर लग रही थी। वह लड़खड़ा रही थी और ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और भारी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप अपने खाने का आनंद लें। उसकी उदासीनता देखकर जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। झाओ मिंग, उसकी आवाज़ बेहद कोमल थी, जिससे जियाओली और भी चिढ़ गई। वह सूप से जल गई थी, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी, बल्कि झाओ मिंग के स्पष्ट नाटक को देखकर वह बेचैन हो रहा था। मैं वापस जा रही हूँ। बिना किसी बात का इंतजार किए वह कमरे में वापस जाने के लिए गेट की ओर चलने लगी। उसका शरीर बेहद कमजोर महसूस हो रहा था और उसकी सांसें भी भारी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। जब वह उसे असमंजस की स्थिति में छोड़कर चली गई तो जी चेंग हक्का बक्का रह गया। धड़ाम! झाओ मिंग, जो वापस जाने की कोशिश कर रहा था, जब धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। झाओ मिंग, वह चिल्लाया और जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। वह उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे इस हालत में देखकर डर लग गया। उसने उसके सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर थपथपाते हुए कहा, झाओ मिंग, झाओ मिंग भाई, आप उसे वापस कमरे में ले जाए। मैं शाही डॉक्टर को बुलाकर उसकी जांच करवाता हूँ। वेनरू पहले ही उनके पास पहुंच चुकी थी और उसने चिंता से जी चेंग से कहा। बिना किसी बात का इंतजार किए उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की ओर वापस चल दिया। जो मिंग उसकी बाहों में बेजान पड़ी थी। उसे वह समय याद आया जब वह बेहोश थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उसका उठना मुश्किल है, तो वह डर गया। वह उनके जीवन का सबसे भयावह समय था। कमरे में जाकर उसने उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर पर लिटाया और उसे एक हल्के कंबल से ढक दिया। महामहिम! जी चेंग ने मुड़कर देखा तो शाही डॉक्टर प्रवेश द्वार पर खड़े थे। जल्दी आओ और उसे देखो। वह अचानक बेहोश हो गई है। तुम्हें उसे जगाना होगा। जी चेंग ने उसे जगाने के लिए कहा। उसे डर था कि कहीं वह फिर से लंबे समय तक बेहोश न हो जाए। वेनरू के साथ आए शाही चिकित्सक ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। वह झाओ मिंग के पास गया, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेजान लग रही थी। उसने उसका हाथ उठाया और उसकी नब्ज जांची। उसने उसकी आंखें जांची और जब उसे समझ नहीं आया कि वह बेहोश क्यों हुई, तो उसके होंठ फड़कने लगे। उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं थी जिससे वह बेहोश हो सके। महामहिम, मुझे लगता है महारानी तनाव में हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह इतनी तनावग्रस्त हो गई हैं? जी चेंग को वेनजू के साथ हुई बहस याद आ गई और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। लेकिन वे पहले भी कई बार बहस कर चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक बेहोश क्यों हो गई। हाँ, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह तनावग्रस्त हो सकती है। अंडरस्को। जी चेंग के एक शब्द के उत्तर से बूढ़ा व्यक्ति अवाक रह गया। उसने आह भरी और कहा, मुझे लगता है महारानी तनाव के कारण इस हालत में हैं। मैं उन्हें कुछ दवा दूंगा जिससे उनकी ऊर्जा वापस आ जाएगी। हालांकि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह तनावग्रस्त न हो। हालांकि उसे जागे हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है। उसे पर्याप्त आराम की जरूरत है और उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। जी चेंग ने सिर हिलाया और चिंता से पूछा, तो फिर वह कब जागेगी? महामहिम, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी सुबह तक जाग जाएंगी। वह बस कमजोर हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के वापस जाने के बाद जी चेंग बिस्तर के बगल में खड़ी होकर उसके पीले पड़े चेहरे को देख रही थी। झाओ मिंग, वह इस समय बेहद असहाय महसूस कर रहा था। भाई, ज्यादा चिंता मत करो। डॉक्टर सही कह रहे हैं, उसे बस आराम की जरूरत है। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। वेनरू ने जी चेंग के कंधे पर थपथपाते हुए उसे आराम करने के लिए कहा। वेनरू आह भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इन सब घटनाओं में उसे झाओ मिंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर वेनजू और शियाओली ने उनके साथ आने की जिद न की होती तो शायद ये सब न होता।
वह उससे पूछना चाहता था कि क्या वह उसकी दुकान रॉयल ब्रश को संभालने में उसकी मदद कर सकती है। उस दिन जब उसने यूकान के गबन का पर्दाफाश किया तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं होती है, जैसे कि व्यवसाय में, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ प्रतिभा की परवाह है और झाओ मिंग को व्यवसाय प्रबंधन के बारे में कुछ ज्ञान और अलग विचार हैं। अगर वह उसकी दुकान संभालने में मदद कर सके तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि इससे पहले कि वह इस बारे में उससे बात कर पाता, ये सब हो गया। उसने आह भरी और महल से निकल गया। कमरे में जी चेंग झाओ मिंग के बगल में लेटा हुआ था और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए था। आधी रात हो चुकी है और वह अभी तक नहीं उठी है। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। झाओ मिंग, मुझे इस तरह मत डराओ। उसने उसे और कसकर गले लगाया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। अल्पविराम। सिर में तेज दर्द होने से झाओ मिंग का चेहरा पीला पड़ गया। अत्यधिक दबाव और दर्द के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हाँ, वह दर्द से कराह रही थी लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। जी चेंग उसे इस हालत में देखकर डर गया। उसे लगा कि वह सपना देख रही है, इसलिए उसने उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरा। शश, शांत हो जाओ, आराम करो, मैं यहाँ हूँ। उसने उसे गले लगाया और प्यार से उसकी पीठ सहलाई। अध्याय 503। उसे अपनी यादें वापस मिल गईं। हाँ, झाओ मिंग तेज सिरदर्द से कराह रही थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और दांत भींचे हुए थे क्योंकि वह इस जानलेवा दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। अपरिचित तस्वीरें उसके दिमाग में उमड़ रही थीं जिससे उसे चक्कर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह अपने मन में उमड़ रही अनगिनत यादों के कारण होने वाले चक्कर को महसूस कर सकती थी। वह आसानी से पहचान सकती थी कि ये झाओ मिंग की यादें थीं। इनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे थे और कुछ अपरिचित। सब कुछ इतना अस्त व्यस्त हो गया था क्योंकि सारी यादें उसके दिमाग में उमड़ रही थीं। असहनीय पीड़ा से उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। वह सदमे में उठ बैठी। वह पसीने से तरबतर थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अल्पविराम। जी चेंग, जो उसके बगल में सो गई थी, उसकी चीख सुनकर जाग गई। झाओ मिंग, क्या हुआ? वह जल्दी से उठ बैठा और पसीने से तरबतर और भयभीत भावों वाली उस लड़की की ओर देखा। उसे उसकी कमजोर हालत देखकर चिंता होने लगी। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस यूं ही देखती रही। वह इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी कि उसे झाओ मिंग की यादें मिल गई हैं। उसे पता था कि एक दिन ऐसा होगा क्योंकि उसने भी उसे ये यादें दी थीं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना दर्दनाक होगा। ये वही यादें थीं जिन्हें वह लंबे समय से चाहती थी। लेकिन झाओ मिंग की यादों के साथ वह उसकी भावनाओं को भी महसूस कर सकती है। ये दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। झाओ मिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? क्या तुम उससे डर गए हो? उसने झाओ मिंग की ओर देखा और मन ही मन असहज महसूस करने लगी। झाओ मिंग की भावनाओं का सैलाब उसे और भी जटिल स्थिति में डाल रहा था। कुछ न कह पाने के कारण उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह उसके करीब झुकी और अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। बहुत थकी हुई हूँ, उसने एक शब्द मुश्किल से कहा और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जी चेंग उसे इस हालत में देखकर असहाय महसूस कर रहा था। वह नाजुक और कीमती चीनी मिट्टी की तरह थी जो उसकी बाहों में बेजान पड़ी थी। उसने उसे और कसकर गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही है तो और सो जाओ। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए ये कहा। कोमा से जागने के बाद उसने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसने आह भरी और खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बाहर अभी भी अंधेरा है। उसने होंठ सिकुड़े और उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। सो जाओ। उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और उसे और सोने के लिए कहा। तारांकन 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 तारांकन। जिया मिंग ने आईने में खुद को देखा। उसने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और शूटिंग के लिए जाने के कारण उसने मेकअप नहीं किया था। सूजिन के साथ गांव गए हुए उसे 2 हफ्ते हो गए हैं। वह भी उस दिन के बारे में सोचती रहती है क्योंकि अगले दिन जब वह होटल में उठी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर किसी भारी चीज से कुचला जा रहा हो। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और वह इतनी कमजोर महसूस कर रही थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया, लेकिन उसे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। इसीलिए वो उस दिन को आज तक नहीं भूल पाई है। वो दर्द बहुत जाना पहचाना था। सब कुछ बहुत जाना पहचाना था, क्योंकि यही वो जानलेवा दर्द था जो उसने तब महसूस किया था जब उसे असली जी मिंग मिला था। यादें, इसके बारे में ज़्यादा न सोचें। उसने आह भरी और नीचे जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आपकी शूटिंग कब खत्म होगी? लीवेई ने टोस्ट खाते हुए पूछा। आज मुझे वू शेंग के साथ कुछ दृश्यों की शूटिंग करनी है। अगर सब ठीक रहा तो मुझे लगता है कि यह शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। उस दूसरे आदमी का नाम सुनकर लीवेई का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह जानता है कि वह काम पर जा रही है, इसलिए नए लोगों और पुरुषों से मिलना तो तय है। लेकिन फिर भी उसे असहज महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उद्धरण। ये रहा आपका पावर बैंक। अपना फ़ोन चार्ज करना मत भूलना। शूटिंग खत्म होने पर ड्राइवर के साथ वापस आ जाना और कहीं और मत घूमना। ठीक है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जी बॉस, मैं आपकी बात मानूंगी। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छी बच्ची। उसने बच्चे की तरह उसके सिर पर थपथपाया। जब शी मिंग शूटिंग सेट पर पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने एक आलीशान होटल बुक किया था जो महल जैसा दिखता था ताकि महल के दृश्यों की शूटिंग की जा सके। चूंकि आज उनकी शूटिंग का पहला दिन है और महल में उन्हें कई शूट करने हैं, इसलिए वे आज इस होटल में शूटिंग करेंगे। इसे महल जैसा दिखाने के लिए इसकी सजावट में बदलाव किया गया है। वह भी एक पल के लिए हैरान रह गई। ये लोग नकली चीज़ों को असली दिखाने में वाकई माहिर हैं। वह इस बात से हैरान थी कि वे सब कुछ नकली होने के बावजूद इतना असली कैसे दिखा सकते हैं।
जियामिंग, तुम यहाँ हो। ये तुम्हारा ताक झांक कक्ष है। तुम वहाँ तैयार हो सकती हो। और ये रही तुम्हारी आज की स्क्रिप्ट। इसे पढ़ो और तुम खुद तैयार हो जाओगी, ठीक है। जू लैन ने जियामिंग को आते देख जल्दी से उसे सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। जियामिंग के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। श्रीहान ने उसे अपना मेकअप खुद करने के लिए कहा था क्योंकि दूसरों के विपरीत उसका किया हुआ मेकअप थीम के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। तैयार होने के बाद जिमिंग कमरे से बाहर निकली तो सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। आज यहाँ फोटोशूट वाले दिन की तुलना में कहीं अधिक लोग मौजूद थे। हर कोई उनकी राजसी गरिमा से मंत्रमुग्ध था। जियामिंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोंग जिना ने जियामिंग को पोशाक में देखकर यह टिप्पणी की। धन्यवाद, चलो चलते हैं। सेट पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जब वे सेट पर पहुंचे तो कैमरे और लाइटें सब तैयार थीं और लोग अंतिम तैयारियों की जांच करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मेरी महारानी आ रही हैं। शीमिंग को इतना दिव्य रूप में देखकर श्रीहान खुशी से उछल पड़े। बाद वाले ने शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें अपने डायलॉग याद है ना? श्रीहान ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि शूटिंग के दौरान वह कोई गलती न कर दे। चूंकि यह उनका पहला अभिनय अनुभव था इसलिए उन्हें उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जियामिंग ने देखा कि युआन लेई कहीं नजर नहीं आ रहा है। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि आज सब कुछ बहुत शांत था। निर्देशक के बगल में खड़ी जू लैन ने यह देखा और मुस्कुरा दी। आप युआन लेई को ढूंढ रहे हैं, है ना? उसने असमंजस में सिर हिलाया। चिंता मत करो, कुछ समय तक तुम उसे नहीं देख पाओगे। तुम दोनों के दृश्यों की शूटिंग इस तरह से तय की गई है कि जब तक तुम्हारा कोई दृश्य साथ में न हो तुम एक दूसरे को नहीं देख पाओगे। और अगले कम से कम 2 हफ्तों तक आपके उसके साथ कोई सीन नहीं है। इसलिए चिंता न करें। जियामिंग ने राहत की सांस ली। उसे सेट पर उसे रोज देखने की चिंता सता रही थी। उसे रोज देखना वाकई बहुत परेशान करने वाला होता है। अध्याय 504 में उन्हें भेज रहा हूँ। जब वू शेंग पूरी तरह से सज धज कर सेट पर पहुंचे तो वे शीमिंग को वेशभूषा में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चाहे वह उसे पारंपरिक पोशाक में कितनी ही बार देखे, वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। वह बेहद खूबसूरत और शालीन दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके पानी पीने का तरीका भी सुरुचिपूर्ण था। उसके बगल में खड़े उसके मैनेजर ने उसे जिमिंग को इस तरह घूरते हुए देखकर भौहें चढ़ा लीं। वह थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, उसे इस तरह मत घूरो, यह अजीब लगता है। वू शेंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं और उसे घूर कर देखा। ठीक है, जो चाहो करो। मैनेजर ने हार मानते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे कदम बढ़ा लिया। आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जियामिंग पानी पी रही थी और तभी वू शेंग अचानक उसके पास आया और उसकी तारीफ की, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने अपने दृश्य के बारे में बात की और वू शेंग ने कहा, अगर आपको अभिनय के संबंध में किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आपको औपचारिकताओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जियामिंग मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। सभी लोग कृपया अपनी अपनी जगह ले लें। जियामिंग और वू शेंग ने एक दूसरे को देखा और निर्देशानुसार अपनी अपनी जगह ले ली। वू शेंग के साथ उसका पहला दृश्य तब का है जब वह युद्ध के लिए रवाना हो रहा था। भावनात्मक रूप से वह दृश्य बहुत ही मार्मिक था। वह शुरू से ही उस दृश्य में पूरी तरह डूबी हुई थी और दूसरों के विपरीत उसने नकली आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। जब वह उस दृश्य में पूरी तरह ढल गई तो वह ऐसे रोई और सिसकी जैसे वह सचमुच अपने पति को युद्ध में भेज रही हो। सेट पर मौजूद कई महिलाएं उनके साथ रो पड़ी क्योंकि उनका अभिनय इतना वास्तविक था। यहाँ तक कि जू लैन की आंखों में भी थोड़ा सा पानी आ गया, हालांकि उनका कोई पति या प्रेमी नहीं है। ये दृश्य देखकर निर्देशक हान मुस्कुराए और चिल्लाए, कट, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। खासकर जिमिंग, मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो कमाल के थे। प्रदर्शन करते समय आप वू शेंग के स्तर पर थे। ऐसे ही प्रदर्शन करते रहिए। वू शेंग ने हमेशा की तरह शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस दृश्य को एक ही बार में पूरा कर लिया। वह न तो अपने संवाद भूली और न ही उन्होंने किसी प्रकार की अस्थिरता दिखाई। वू शेंग ने आश्चर्य से शीमिंग की ओर मुड़कर कहा, तुमने मुझे अभी अभी सचमुच चौंका दिया। तुम इतनी आसानी से इस दृश्य में कैसे आ गए? वह मुस्कुराए और बोली, मैंने खुद को उस किरदार की जगह पर रख दिया जिसे मैं निभा रही थी। इस तरह मैं ज़्यादा सहजता से अभिनय कर पाए। वह मुस्कुराए और उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वह अपने पिता के साथ अलग अलग गांवों में और कभी कभी सैन्य शिविरों में जाया करती थी जहां उसके पिता मरीजों का इलाज करते थे और वह उनसे सीखती थी। और जब भी वह ऐसी जगहों पर जाती थी तो रात में सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और मनोरंजन के लिए गाना गाते और अभिनय करते थे। महल में रहने के विपरीत अपने पिता के साथ होने पर वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थी। वे गाते बजाते थे, खेलते कूदते थे और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उस समय वह सबसे खुश थी। कुछ दिन सुचारू रूप से बीत गए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जियान यान, वू शेंग और अन्य कलाकारों के साथ दृश्यों की शूटिंग की। सभी उनके अभिनय से प्रभावित हुए और यह समझ गए कि श्रीहान ने उन्हें दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में क्यों चुना था। जियामिंग अपने कमरे में तैयार हो रही थी तभी सोंग शिनर दौड़ती हुई उसके पास आए। जियामिंग, देखो, हमारी फिल्म के बारे में एक लेख वीबो पर प्रकाशित हुआ है। जियामिंग ने उस लेख को देखा जिसमें श्रीहान की नई फिल्म की घोषणा के बारे में बताया गया था और उसमें पिछले दिनों खींची गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। ये श्रीहान या फिल्म निर्माण कंपनी का आधिकारिक लेख नहीं था, बल्कि एक प्रसिद्ध मनोरंजन मीडिया आउटलेट रेड कॉस्ट्स का था। वह मुस्कुराए। हालांकि उसने ये तस्वीरें पहले ही देख ली थीं, लेकिन इस तरह के लेख में इन्हें देखना अजीब लगता है। ये लेख मुख्य रूप से फिल्म की घोषणा, वू शेंग और युआन लेई के बारे में था। कलाकारों की सूची में उनका नाम भी शामिल था।
उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि आखिरकार वह सिर्फ दूसरी मुख्य अभिनेत्री थी, मुख्य अभिनेत्री नहीं। सोंग शिना मुस्कुराए और नीचे स्क्रॉल करते हुए बोली, इसे पढ़ो। लेख के नीचे इतनी सारी टिप्पणियां देखकर शीमिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनमें से अधिकतर टिप्पणियां इस बारे में थीं कि वू शेंग और जियान यान कितने सुंदर और दिव्य दिखते थे, लेकिन इसके अलावा हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। अरे बाप रे, वू शेंग के दाहिनी ओर खड़ी ये महिला कौन है? ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह महिला मुख्य भूमिका में नहीं बल्कि दूसरी मुख्य अभिनेत्री है। अपने शाही रूप रंग के साथ वह मुख्य भूमिका की हकदार है। मैं सहमत हूँ। उसने अपनी खूबसूरती से युआन लेई को पछाड़ दिया है। उसका मेकअप भी युआन लेई से कहीं बेहतर है, खासकर वो हेयर स्टाइल। वाह, मुझे भी वैसी ही हेयर स्टाइल चाहिए। क्या किसी ने दूसरी तस्वीर में देखा कि जियान यान महारानी का किरदार निभा रही लड़की को किस तरह देख रहा था? हे भगवान, मैं तो अभी से उन दोनों की जोड़ी बनाना चाह रही हूँ। उनकी शक्ल सूरत वाकई लाजवाब है। इस टिप्पणी के जवाब में कई लोगों ने लिखा, हे भगवान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जिस तरह से वह उसे देख रहा था उसमें भावनाओं और चाहत का गहरा असर था। मुझे भी उनकी जोड़ी बहुत पसंद है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप हमारे जियान यान को इस लड़की के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? और वह तो बस तस्वीरों के लिए पोज दे रहा है और कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि वह एक बेहतरीन अभिनेता है। इसे इतना नाटकीय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका नाम शीमिंग है। लगता है ये उसकी पहली फिल्म है, लेकिन मिस्टर हान एक नई अभिनेत्री को दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में कैसे कास्ट कर सकते हैं? हम सब निर्देशक हान और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो इतनी अहम भूमिका किसी नई अभिनेत्री को कैसे दे सकते हैं? लोगों ने इस टिप्पणी का जिक्र किया और जवाब में लिखा, बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था। मैं मानता हूं कि वह खूबसूरत है और बहुत फोटोजेनिक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि श्री हान ने उसे दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में लेकर गलती की है। पता नहीं ये फिल्म कैसी होगी। हे भगवान, मेरी युआन लेई इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार उन्हें वो मिल गया जिसकी वो हकदार थीं। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल उन्हें ही ज़्यादातर पुरस्कार मिलेंगे। मैं अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को सपोर्ट करने के लिए यह फिल्म देखने ज़रूर जाऊंगी। जिया मिंग ने सभी टिप्पणियां पढ़ते पढ़ते थक आह भरी। कई लोग उसकी सुंदरता या उसकी तस्वीरों की तारीफ कर रहे थे, या फिर कुछ लोग धलाई में खामियां ढूंढने में व्यस्त थे, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जिया मिंग, प्रतिक्रिया बहुत ही शानदार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक लेख के बाद लोग आपको नोटिस करेंगे। सोंग शिना उत्साहित थी क्योंकि प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थी। लोग शी मिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते थे। केवल उनकी तस्वीरों से ही लोगों के बीच हलचल मच गई है। हालांकि कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी थीं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी और सकारात्मक रही। जिया मिंग ने सिर हिलाया और होंठ सिकोड़ लिए। वह खुश तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आखिरकार अनुबंध समाप्त होने के बाद वह इस उद्योग को छोड़ देगी। अध्याय 505 जी महल। जब युआन लेई ने लेख पढ़ा तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। जनता की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी वह उम्मीद कर रही थी। हालांकि उन्होंने पिछले साल नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था, फिर भी इतने जाने माने निर्देशक और कलाकारों के साथ यह उनकी पहली फिल्म है। इसके अलावा वह वू शेंग के साथ जोड़ीदार हैं जो अपने दिलकश दृश्यों के लिए मशहूर हैं। फिर भी लोग शी मिंग की तारीफ कर रहे थे, जिसका नाम लेख में सिर्फ इतना ही आया था। आखिर उसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही थीं, जबकि वह मुख्य किरदार भी नहीं थी? उनके मैनेजर, जो वीबो भी देख रहे थे, ने आह भरते हुए कहा, युआन लेई, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से आपके बारे में और लेख प्रकाशित करवाऊंगा ताकि चर्चा बढ़े। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। युआन लेई ने आह भरी और कहा, आप उनसे मेरी बेहतर तस्वीरें इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। इस लेख में इस्तेमाल की गई तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। देखिए, पोशाक और मेकअप दोनों ही बेहद उबाऊ हैं। बिकिनी वाली तस्वीरें एकदम सही रहेंगी। मैनेजर अवाक रह गया क्योंकि युआन लेई एक पीरियड फिल्म की शूटिंग कर रही है और वह बिकिनी वाली तस्वीरें इस्तेमाल करना चाहती है। सच में? उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उससे बहस करना व्यर्थ था। मैं उनसे बात करूंगा और जो उचित लगेगा वही करूंगा। एक महीना बीत गया और शी मिंग ने अपने ज़्यादातर सीन शूट कर लिए। अब केवल युआन लेई के साथ वाले दृश्य ही बचे थे। शिमिंग दादा सू द्वारा दी गई पश्चिमी चिकित्सा की पुस्तक पढ़ रहा था। उसने लाइफ अस्पताल में चीनी विभाग के प्रमुख के रूप में काम शुरू कर दिया था। उसने उससे फ़ोन पर कुछ बार बात की है और उसने उसे पश्चिमी चिकित्सा के बारे में कई बातें सिखाई हैं क्योंकि यह उसके लिए नहीं है। हालांकि वह अभी तक उनसे मिल नहीं पाई है क्योंकि वह इन दिनों लगातार शूटिंग में व्यस्त हैं। सभी लोग अक्टूबर के अंत तक शूटिंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि श्री हान 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज करना चाहते हैं, जो उनके दिवंगत भाई का जन्मदिन है। क्योंकि यह उनके भाई की लिखी पटकथा है, इसलिए वह इसे उनके जन्मदिन पर रिलीज करना चाहते थे। यह उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी और उन्हें भी ये बहुत सार्थक लगा। इसीलिए सभी लोग शूटिंग समय पर पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इसे तय तारीख पर रिलीज किया जा सके। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और फिल्म के ज़्यादातर सीन शूट हो चुके हैं। अगर सब ठीक रहा तो फिल्म समय पर रिलीज हो जाएगी। चूंकि आज उनकी कोई शूटिंग नहीं थी, इसलिए वह चाय पी रही थीं और अपनी किताबें पढ़ रही थीं, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। वह सोंग शिना थी। जिया मिंग, श्रीमान हान सबको एक कार्यशाला में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस भ्रमण में सभी को उपस्थित रहना होगा, तो तैयार हो जाए, हम बाहर जा रहे हैं। जिया मिंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें सिकोड़ी।
वह आराम करने और पढ़ाई करने की योजना बना रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। उन्होंने सटीक स्थान नहीं बताया, लेकिन जूलियन ने कहा कि इस कार्यशाला से सभी को हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलेगी। ये बहुत ज्ञानवर्धक होगा। ठीक है, मुझे पता भेज दो, मैं आ जाऊंगा। जीमिंग ने फोन काट दिया और आह भरी। उसने लीवेई को संदेश भेजा कि श्रीहान सबको सैर पर ले जा रहे हैं। हालांकि उसे जगह का पता नहीं है, लेकिन वह शाम तक लौट आएगी। कम से कम अभी तक तो उसे यही पता है। जब वह तैयार हो रही थी तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बिना देरी किए फ़ोन उठाया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दूसरी तरफ से उसने बोलना शुरू कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसका स्वर गंभीर और ठंडा था। उसने अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज़ में कहा, जिना ने कहा कि उसे भी नहीं पता। उसने मुझे बस एक मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि सब लोग शूटिंग वाली जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ से हम सब साथ चलेंगे। इसलिए मुझे पक्का नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अंडरस्को। जब उसे दूसरी तरफ से एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बस सन्नाटा छाया हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं समय पर पहुँच जाऊंगी और आपको अपडेट देती रहूंगी। चिंता मत करो। साथ ही मैं अपने ड्राइवर को भी साथ ला रही हूँ। वह जानती है कि जब वह बिना गंतव्य जाने लोगों के साथ जाती है तो वह गुस्सा हो जाता है। उसकी बातें सुनकर उसने आह भरी और कहा, तो वहाँ पहुँचते ही मुझे लोकेशन भेजना मत भूलना और मुझे अपडेट देते रहना। उसकी बातें सुनते हुए वह बस सिर हिलाती रही। वह ये बात भूल गई थी कि वह उससे फ़ोन पर बात कर रही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। तैयार होने के बाद जीमिंग ने सेट पर सोंग शिन और अन्य लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि युआन लेई भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। युआन लेई लगातार उसे अजीब निगाहों से देख रही थी, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और दूसरों से बातचीत करती रही। वे सभी अपनी अपनी कारों से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए और जिनके पास कार नहीं थी उन्हें दूसरों के भरोसे ही काम चलाना पड़ा। उन्होंने किसी अन्य कार सेवा का उपयोग नहीं किया और अपनी उपलब्ध कार का ही इस्तेमाल किया। जूलियन उनकी कार में बैठी थी क्योंकि वह आज काम पर अपनी कार नहीं लाई थी। वह शीमिंग की कार देखकर हैरान थी क्योंकि वह अभी नहीं है और उसके पास न केवल कार है बल्कि ड्राइवर भी है। यह एक ऐसी विलासिता है जो हर किसी को नहीं मिलती। अगर उसके पास कार होती तो वह इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि आजकल किसके पास कार नहीं है। लेकिन ड्राइवर, हर कोई ड्राइवर रखने का खर्च वहन नहीं कर सकता। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं था। और वैसे भी इससे उसका क्या लेना देना है। जियामिंग को यह देखकर खुशी हुई कि जूलियन ने कोई सवाल नहीं पूछा। जूलियन युआन लेई की तरह शोर मचाने वाली नहीं है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद जब वे शहर के एक कोने पर पहुंचे और वह इलाका अधिक एकांत और कम भीड़ भाड़ वाला हो गया तो शीमिंग ने भौहें चढ़ा लीं। यह इलाका और यह जगह कुछ हद तक जानी पहचानी थी। जब गाड़ी आखिरकार वांछित स्थान पर रुकी और वे सभी गाड़ी से उतरे तो शीमिंग अपनी आंखों के सामने जो कुछ था उसे देखकर दंग रह गई। जी पैलेस। अध्याय 506 महारानी का क्या होगा। जियामिंग ने अनजाने में अपने हाथों से अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया। सामने की परिचित जगह को देखकर उसकी आंखों में नमी छा गई। ये जी महल था। भले ही यह पहले जैसा नहीं था, फिर भी वह इसे पहचान सकती थी। भला वह कैसे नहीं पहचान सकती थी। अब ये कोई हठी महल नहीं रहा, बल्कि केवल उसके खंडहर ही बचे हैं। महल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब केवल ईंटों और स्तंभों से बना उसका टूटा फूटा महल ही बचा है। चलो चलते हैं। जूलियन ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे उस जगह चलने के लिए कहा जहां सभी लोग इकट्ठा होकर उनका इंतजार कर रहे थे। ओह, वह अपने होश में आई और महल के करीब चली गई। दूसरों की नज़रों में यह महज एक महल के खंडहर थे, लेकिन उसकी नज़रों में यह वह जगह थी जहां वह कभी रह चुकी थी। उसने उस जगह की आलीशान जिंदगी देखी थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं रह गई है। समय वाकई एक अजीब चीज़ है। इस महल का निर्माण भावी पीढ़ी की स्मृति के रूप में विलासिता और भव्यता के साथ किया गया था, लेकिन किसने सोचा था कि भविष्य में इसका ये रूप हो जाएगा। आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे कि मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया है ना? क्योंकि हम एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। भले ही हमारी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित नहीं है बल्कि काल्पनिक है, फिर भी इतिहास की जानकारी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। श्रीहान ने सबकी ओर देखा और सबको यहाँ बुलाने का कारण बताया। इसलिए आज मैंने किसी को बुलाया है जो आपको इस महल का भ्रमण कराएगा और वह आपको इस महल के इतिहास से भी अवगत कराएगा। शहर के कोने पर स्थित उस महल को सबने देखा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। वे पहली बार इस अनजान महल को देख रहे थे। श्रीहान की बातें सुनकर युआन लेई ने भौहें चढ़ाईं। आज इतनी गर्मी है और वो सबको पढ़ने के लिए इस जगह ले आए हैं। जियामिंग को गर्मी से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि इस बात से परेशानी थी कि महल नष्ट हो चुका है और अपनी शान खो चुका है। जियामिंग, क्या तुम ठीक हो? जियामिंग की लाल आंखें और पीला चेहरा देखकर श्रीहान हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कहीं ये तेज़ गर्मी की वजह से तो नहीं है। वह अपनी तंद्रा से बाहर निकली और सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। उसने सामने स्थित महल को घूरते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वुशेन के बगल में खड़ी जियान यान ने उसकी ओर देखा और उसके भावहीन चेहरे को देखकर भौहें सिकुड़ीं। ये रहे सभी लोग, ये मेरे मित्र गोंगतियान हैं। ये एक जाने माने इतिहासकार हैं और आज ये हमें इस महल का भ्रमण कराएंगे। मैंने विशेष रूप से उनसे इस स्थान के इतिहास के बारे में बताने का अनुरोध किया है, इसलिए ध्यान से सुनिए। श्रीहान ने अभी अभी आए एक व्यक्ति का परिचय कराया। गोंगतियान की उम्र श्रीहान के बराबर थी, लेकिन वह उनकी तरह सलीके से नहीं रहता था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और बुढ़ापे के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसका पेट निकला हुआ था, लेकिन इससे उसकी आभा में कोई कमी नहीं आई थी।
उन्होंने भूरे रंग का सूट और बड़े आकार का चश्मा पहन रखा था, जिससे वे अधिक बुद्धिमान दिख रहे थे। नमस्कार, आप सब मेरा नाम जानते ही हैं, तो चलिए परिचय में समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको महल घुमा देता हूँ। बिना समय बर्बाद किए वह उन्हें महल के अंदर ले गया और उन्हें महल दिखाने लगा। जब शी मिंग ने प्रवेश द्वार से महल के अंदर कदम रखा तो उसका दिल भारी हो गया। गोंग तियान ने सबको रोककर इस महल के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। तो दोस्तों, महल के अंदर जाकर उसे देखने से पहले मैं आपको इसका नाम बता दूं। इसे जी पैलेस कहते हैं। इसका निर्माण सम्राट जी जियानहोंग ने करवाया था। जिया मिंग ने अपने भीतर उमड़ रही भावनाओं को काबू करने की कोशिश करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्योंकि इस महल का निर्माण जी चेंग के दादा पुराने सम्राट ने करवाया था। उन्होंने ही उनकी शादी तय की थी और जिया हमेशा उनका सम्मान करती थी। गोंग तियान ने आगे कहा, यह शहर जी राजवंश की राजधानी और व्यापार एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। जी राजवंश के बाद कई अन्य राजवंशों ने शासन किया, लेकिन कोई भी जी राजवंश जितना महान और शक्तिशाली नहीं था। उन्होंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की ताकि सभी लोग समझ सकें। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन युआन लेई ने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन मैंने जी राजवंश के बारे में पहले कभी नहीं सुना। हम इस तथाकथित खंडहर महल के बारे में नहीं जानते। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए? श्री हान गोंग तियान मुस्कुराया और बोला, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह महल बेकार है। इस महल का अपना अनूठा महत्व है। आप लोग इस राजवंश के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि यह स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं है। और इसका कारण यह है कि इस महल की खोज हाल ही में हुई है और इतिहासकार और पुरातत्वविद इसके इतिहास को संजोने और जो कुछ भी बचा है उसे संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस महल की खोज से पहले जी राजवंश के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये महल खंडहर हो चुका था, इसलिए पहले इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन हाल ही में कुछ लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो इसके इतिहास के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि अब तक किसी को भी इस राजवंश के बारे में पता नहीं था, लेकिन जल्द ही हर कोई इस जगह के इतिहास के बारे में जान जाएगा। श्री हान ने दूसरों के भावों को देखकर मुस्कुरा दिया, विशेष रूप से शी मिंग के भावों को, जो महल को प्रशंसा भरी निगाहों से घूरता रहा। लेकिन युआन लेई के नाराज चेहरे को देखकर उसके भाव बदल गए। इस राजवंश की स्थापना सम्राट ने की थी। जीमिंग ने उनकी बात बीच में ही काट दी। सम्राट जी जियानहोंग, जीमिंग ने अनजाने में उत्तर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से गोंग तियान, क्योंकि अगर लोगों को इसके इतिहास के बारे में पता ही नहीं है तो उसे कैसे पता होगा। सभी ने जीमिंग को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और श्री गोंग ने पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? चूंकि पहले परिचय नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जीमिंग का नाम नहीं पता था। ये शी मिंग हैं, ये मेरी फिल्म में दूसरी मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभा रही हैं। श्री हान ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ उनका परिचय कराया। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने अनुमान लगाया था। गोंग तियान ने भौहें चढ़ाकर सवालिया अंदाज में पूछा, यह इतिहास है। बिना कुछ जाने आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? जिया मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया, क्या आपने यह नहीं कहा था कि उन्होंने महल का निर्माण करवाया था? इसलिए मैंने मान लिया कि राजवंश की स्थापना भी उन्होंने ही की होगी। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसने इस बारे में सोचा और यह सोचकर सिर हिलाया कि शायद यह महज उसका अनुमान हो। इसके बाद उसने आगे कहा, कई शासकों ने शासन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सम्राट जी चेंग थे। उनके समय में कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची। विदेशी व्यापार के बारे में भी कुछ सबूत मौजूद हैं। उनके न केवल पड़ोसी साम्राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध थे, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल जैसे पश्चिमी देशों के साम्राज्यों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। जीमिंग ने मुस्कुराते हुए जी राजवंश के इतिहास और जी चेंग की उपलब्धियों के बारे में बताया। वह जानती थी कि जी चेंग एक महान सम्राट बनेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों बाद भी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। हालांकि उनके निजी जीवन या परिवार का कोई जिक्र नहीं था। उसके होंठ कांपने लगे और अनजाने में ही उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। महारानी के बारे में क्या उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं है? उसे यह सवाल पूछने पर तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि सभी लोग उसे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। वह जी राजवंश के इतिहास के बारे में बता रहा था, लेकिन उसने उसके निजी जीवन के बारे में पूछा। युआन लेई ने ताना मारते हुए कहा, शी मिंग, क्या तुम अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सकते? श्री गोंग कोई महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ बेमतलब के सवाल पूछ रहे हो। यह एक अप्रासंगिक प्रश्न नहीं है। अध्याय 507 क्या महारानी इतनी प्रभावशाली थीं? जब गोंग तियान ने युआन लेई की बात काटते हुए कहा, यह कोई अप्रासंगिक प्रश्न नहीं है, तो युआन लेई ने भौहें चढ़ा लीं। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि वह भी उसका बचाव कर रहा है। यह अप्रासंगिक कैसे नहीं हो सकता? एक महारानी का इतिहास से क्या लेना देना है? जिया मिंग श्री गोंग का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह श्री हान का करीबी दोस्त था। श्रीमती शी मिंग, आपको इस बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका प्रश्न बिल्कुल भी अप्रासंगिक नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके निजी जीवन या महारानी के बारे में बहुत कम सबूत हैं। सम्राट जी चेंग के निजी जीवन के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने निराशापूर्वक कहा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अन्य शासकों की तरह उनके पास अनेक रखेलें नहीं थीं। उनके कई साथी थे और एक महारानी थी जो उनकी पहली पत्नी थी। अन्य शासकों के विपरीत उन्होंने कई रखेलें नहीं रखी, बल्कि वैवाहिक गठबंधनों के कारण उनके कई साथी थे। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। बेशक वह ये जानती थी, उसकी कई पत्नियों, विशेषकर जियाओली के कारण उसका जीवन कभी सुखमय नहीं रहा। मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है। महारानी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बेशक कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आखिरकार उसकी तो मृत्यु हो चुकी है।
गोंगतियान ने महल का भ्रमण कराते हुए सभी को महल के कुछ सामान्य इतिहास के बारे में बताया। जिया मिंग लगातार अचंभित थी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भविष्य में इस महल को देखने आई है। श्री गोंग, क्या अब हम खुद ही आसपास घूम सकते हैं? युआन लेई ने पूछा, क्योंकि वह अब सारा इतिहास सुनकर थक चुकी थी। उसे यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन श्री हान को इतिहास पढ़ने के लिए सभी को यहाँ लाना पड़ता था। उसने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन फिर भी सिर हिलाया। उसने उन्हें बुनियादी इतिहास बता दिया है, इसलिए अब वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद सभी लोग महल को देखने के लिए अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ लोग बगीचे में गए, कुछ लोग आसपास की अन्य जगहों को देखने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब उसने जी मिंग को एक खास दिशा में जाते देखा तो उसके होंठ फड़क उठे। आमतौर पर लोग उस तरफ नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उस तरफ भी कुछ है, लेकिन उसे पता था कि वह कहाँ जा रही है। उसने अपने होंठ सिकोड़े और उसके पीछे पीछे चल दिया। अल्पविराम, जिया मिंग उस खास जगह की ओर चली जहाँ पहले उसका कमरा हुआ करता था। उसने नम आंखों से अपने खंडहर हो चुके कमरे को देखा। ये देखकर वह भावुक हो उठी कि यह वही जगह थी जहाँ वह कभी रहती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। टूटे हुए खंभों और मलबे के अलावा देखने लायक कुछ भी नहीं था। महल में बिताए गए पलों और यादों से वह भावुक हो गई थी। किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? गोंगतियान उसके पास चलकर आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आपने कहा था कि हम कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या कोई समस्या है? वह मुस्कुराया और बोला, आप जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पहली बार आए हैं, फिर भी आप इस जगह से बहुत अच्छी तरह परिचित लगते हैं। आमतौर पर लोग मुख्य महल, सार्वजनिक दरबार या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को देखने जाते हैं, लेकिन आप बिना कहीं रुके सीधे यहाँ तक आ गए। ये बहुत अजीब है। जिया मिंग ने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा और बस आह भरी। मैं बस यूं ही यहाँ आ गया। मैं दूसरों के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ शांति पाने के लिए आया हूँ। उसने रुचि से अपनी बाहें उठाईं और सिर हिलाया। उसने इस बारे में और कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या आपने कुछ देर पहले सम्राट जीचेंग की पत्नी महारानी के बारे में नहीं पूछा था? उसने गंभीर चेहरे से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उदासीन आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1 महीने पहले हमें एक डायरी मिली थी जो कथित तौर पर जी राजवंश की महारानी जीचेंग की पहली पत्नी की थी। उन्होंने जीचेंग का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जी राजवंश में कई महारानियां थीं, लेकिन वह जीचेंग की पत्नी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि हमें इस बारे में पक्का यकीन नहीं है और यह भी पुष्टि नहीं हुई है कि डायरी महारानी की ही थी, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब है। कई पन्ने फटे हुए हैं और कुछ पन्ने खराब हालत के कारण पढ़ने में बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हम डायरी में लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिया मिंग की आंखें उसकी बातें सुनकर चमक उठीं। लेकिन एक डायरी महारानी की है। उसने कभी डायरी नहीं लिखी। यह अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है क्योंकि यह आधिकारिक नहीं है। मैं आपको इसके बारे में केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसमें रुचि रखते थे। जिया मिंग ने अपनी पोशाक को कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, इस पर क्या लिखा था? क्या आपको कुछ पता चला? उन्होंने आह भरी और कहा, हम सब कुछ पढ़ नहीं पाए, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए। लेकिन सभी सबूतों को जोड़कर जो कुछ भी पता चला है, उससे लगता है कि सम्राट जीचेंग एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। वे अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उनकी रक्षा के लिए उन्होंने कई नियमों को तोड़ दिया। ये सोचकर वे हल्के से हंसे कि एक सम्राट भी पत्नी का भक्त हो सकता है। उन्होंने अपनी पत्नी की वजह से कानूनों में कई बदलाव किए हैं, और उनकी पत्नी भी एक बहुत प्रगतिशील महिला प्रतीत होती हैं। उन्होंने समाज के कई रूढ़िवादी मानदंडों पर सवाल उठाए हैं और उनकी वजह से समाज में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। और सिर्फ समाज ही नहीं, उन्होंने हरम के नियमों को भी बदल दिया है। इसीलिए इतिहासकारों को इस राजवंश के इतिहास के बारे में और अधिक जानने में बहुत रुचि है। अगर लोगों को उस प्रगतिशील और खुले विचारों वाले राजवंश के इतिहास के बारे में पता चले जिसने समाज में इतने सारे बदलाव किए हैं, तो यह इतिहास में एक क्रांति के समान होगा। अंडरस्को जिया मिंग दंग रह गया। क्या महारानी इतनी प्रभावशाली थी? लेकिन उनकी मृत्यु इतनी कम उम्र में हो गई और अपने जीवन में पश्चाताप और रोने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर यह प्रगतिशील महारानी कौन है? क्या जी चेंग ने सचमुच शियाओली को महारानी का पद दे दिया? लेकिन वह इतनी अद्भुत तो नहीं हो सकती। क्या उन्होंने कुछ गलत समझा? ये सोचकर उसका दिल बैठ गया कि उसकी मृत्यु के बाद शियाओली महारानी बन गई होगी। वह जानती है कि उसे ऐसा सोचने का कोई हक नहीं है क्योंकि वह इस दुनिया में खुश है। लेकिन यही एक बात थी जो वह नहीं चाहती थी। शियाओली के महारानी बनने के विचार से वह असहज हो गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, क्या मैं वह डायरी देख सकती हूँ? उसने नम आंखों से उसकी ओर देखा। गोंगतियान उसकी धुंधली आंखों को देखकर हैरान रह गया, जिससे उसका पीला चेहरा और भी कमजोर और लाचार लग रहा था। गर्मी के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह दयनीय दिख रही थी। वह बिल्कुल उसकी प्यारी बेटी जैसी दिखती थी। उसने आह भरी और कहा, लेकिन यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी देख सके। यह एक बेहद गोपनीय दस्तावेज है जिस पर पुरातत्व विभाग जानकारी जुटाने का काम कर रहा है। आम लोग इसे नहीं देख सकते। उसके इनकार को सुनकर जीमिंग का दिल बैठ गया, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन मैं आपको डायरी की तस्वीर दिखा सकता हूँ। हालांकि आपको इसके बारे में किसी को भी बताने की अनुमति नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। उसे डर था कि कहीं वह किसी को बता न दे और इससे वह मुश्किल में पड़ जाए। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह उसके अनुरोधों को ठुकरा नहीं सका। वह न केवल जी राजवंश के इतिहास के बारे में उत्सुक लग रही थी, बल्कि वह बहुत भावुक भी दिख रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे वह बात बता दी जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी।
मैं बस इसके बारे में जानना चाहती हूँ। अगर आपने मुझ पर यह एहसान किया है तो मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। उसकी गंभीरता देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह इतनी गंभीर क्यों दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह मान गया। अध्याय 508 लगता है अब उनके निर्वासन को समाप्त करने का समय आ गया है। गोंगतियान ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और उसमें मौजूद तस्वीर को खोजा। यहाँ जियामिंग ने अपना फ़ोन उठाया और सालों से गंदे हो चुके मोटे कागज़ की तस्वीर को घूरने लगा। उस पर लगे कई दागों के कारण उस पर लिखा हुआ पढ़ना बहुत मुश्किल था और उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। लेकिन उसने जो तस्वीर उसे दिखाई वह बाकी तस्वीरों में सबसे अच्छी थी। उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, हालांकि वह उन्हें ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये शब्द उसे जाने पहचाने लग रहे हैं तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। यह उसकी रचना नहीं है, लेकिन यह शीमिंग की रचना है। जिस दिन से वह इस दुनिया में आई है तब से वह शीमिंग की लेखन शैली को देखती आ रही है और उसकी नकल करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग उस पर संदेह न करें, क्योंकि उनकी लिखावट में बहुत बड़ा अंतर है। झाओमिंग की लिखावट साफ सुथरी और आकर्षक है, वहीं शीमिंग की लिखावट को तो इस दुनिया में भी भद्दा माना जा सकता है, जबकि दूसरी दुनिया में सुलेख को इतना महत्व दिया जाता है। और वह शीमिंग की लिखावट को पहचान सकती है, भले ही उसमें केवल कुछ ही शब्द हों, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रोक हैं जो वह और शीमिंग अलग अलग तरीके से बनाते हैं और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। उसे अपनी लिखावट को उनकी लिखावट के समान बनाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ा, इसीलिए उसे उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी तरह याद थी। उसने तस्वीर को जूम करके देखा ताकि उसे वह अच्छी तरह समझ आ सके। ये ज़ीमिंग की रचना है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लीवेई से किए वादे के मुताबिक जियामिंग शाम तक घर लौट आए। वह तस्वीर देखने के बाद से ही असमंजस में थी। सोंगशिन को तो ये भी लगा कि वह गर्मी के कारण बीमार पड़ गई है। मिस, आप वापस आ गईं। यूमेई ने बाहर से लौटी शीमिंग का स्वागत किया। हालांकि शीमिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसने शीमिंग की पुरानी नोटबुक ढूंढने की कोशिश की और इसी वजह से उसने दराजों को खंगालना शुरू कर दिया। जब उसे आखिरकार अपनी एक नोटबुक मिल गई तो उसने राहत की सांस ली। उसने उसे खोला और लिखावट देखकर उसकी सांस अटक गई। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस फोटो में थी। उनकी आत्मा बदल सकती है, लेकिन उनकी लेखन शैली नहीं बदल सकती। वह ये बात अच्छी तरह जानती है क्योंकि उसने खुद भी ऐसा ही अनुभव किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे अत्यधिक पसीना आने लगा और चक्कर आने लगे। सौभाग्यवश उसने कुर्सी पकड़ ली और उस पर बेजान सी बैठ गई। उसने जटिल निगाहों से दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। जब उसने सारी बातों को एक साथ जोड़ा और उस सपने के बारे में सोचा जिसमें जी चेंग उसके सामने अपने दिल की बात कह रहा था, लेकिन ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था, तो यह सपना नहीं है। क्या वह सचमुच ज़ीमिंग था? तारांकन 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 तारांकन। जी राजवंश। झाओमिंग आलस से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और खिड़की से आती धूप को देख रही थी। झाओमिंग की यादें वापस आने के बाद से 2 सप्ताह बीत चुके हैं। इस दौरान झाओमिंग की अपार भावनाओं और अपनी यादों के दबाव के बीच खुद को ढलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे यहाँ बहुत कष्ट सहना पड़ा। अपनी यादों के साथ साथ उन सभी जटिल भावनाओं के कारण वह जी चेंग से पहले की तरह बात नहीं कर पा रही थी। उसे असहज और कुछ हद तक अजीब सा महसूस हुआ। इसीलिए उसने अकेले में कुछ समय बिताने और अपने विचारों और भावनाओं को सुझाने का फैसला किया। वह इस तरह जीना जारी नहीं रख सकती। ये बहुत निराशाजनक है, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से उसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वह अपने कक्ष कमल मंडप में वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे ऐसा करने नहीं दिया। चूंकि वह कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी इच्छा के अनुसार ही किया। उसे मनचाहा एकांत देने के लिए वह दूसरे कमरे में रुका रहा। सच कहें तो उसके इस काम ने उसे सचमुच प्रभावित किया। उसने उसके फैसले का सम्मान किया और उसे वह एकांत दिया जो वह चाहती थी, भले ही वह खुद ऐसा नहीं चाहता था। उस समय वह बेहद आकर्षक और सुंदर दिख रहा था। श्रीमती, कृपया उठ जाए। सूरज बहुत तेज हो गया है और आप अभी भी बिस्तर पर हैं। आपको तैयार होकर नाश्ता करना होगा। उफ, हमेशा की तरह लूशी ने अपनी लगातार बकबक से झाओमिंग के उस पल को खराब कर दिया, जिससे झाओमिंग झुंझलाहट में करा उठी। लूशी बाहर से चिल्ला रही थी और लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। झाओमिंग ने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया। उसने बिस्तर के खाली हिस्से की ओर देखा। लगता है अब उसका निर्वासन समाप्त करने का समय आ गया है। वह अनजाने में मुस्कुराए। इन अंतिम दिनों में वह उससे बहुत कम मिली और उसने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उसकी इतनी आदत हो जाएगी कि वह उसे इतना याद करेगी। जब भी वह खाना खाती है तो अनजाने में ही उसे वो समय याद आ जाता है जब वह उसके साथ रात का खाना खाने आया करता था। उस समय उसे एहसास हुआ कि वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वह चाहे कुछ भी करे, उसके मन में उसके बारे में ही ख्याल आता रहता था। जियामिंग, लगता है मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। दीवार पर टंगी उसकी पेंटिंग को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये व्यक्ति अनजाने में ही उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वह दर्पण की ओर चली और उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगी। झाओमिंग, चलो अब बुरी यादों के बारे में न सोचें। चलो नई यादें बनाएं। झाओमिंग ने महल का क्रूर पक्ष देखा था, लेकिन फिर भी उसने इस क्रूर जगह में रहने का एक रास्ता खोज लिया। वह झाओमिंग की यादों की मदद ले सकती है, लेकिन अंततः उसे ही यहाँ रहना है। पता नहीं कब तक, इसलिए बेहतर है कि नकारात्मक बातों के बारे में न सोचें और आनंद लें। वह जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन उसने नाश्ता नहीं किया। इसके बजाय वह कमरे से बाहर निकली और उसने फेंगजू को अध्ययन कक्ष की ओर जाते देखा। झाओमिंग को कमरे से बाहर आते देख फेंगजू अपने कदम रोक बैठा। उसे कमरे से बाहर निकले कई दिन हो गए थे। उसने उसका अभिवादन किया, लेकिन झाओमिंग ने हाथ हिलाकर पूछा, महाराज कहाँ हैं? उन्होंने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया, वह अध्ययन कक्ष में हैं।
वह अन्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या उसने नाश्ता किया था? फेंग जू उसके अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गया। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और उसने कुछ खाया तक नहीं था। वह तो भूख न लगने के कारण बिस्तर पर थी, लेकिन वह काम कर रहा था और फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। फेंग जू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे ये बताते हुए खेद है, लेकिन महाराज जब से दूसरे कमरे में गए हैं उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया है। वे हमेशा आपकी सेहत के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए जब उसे एहसास हुआ कि अनजाने में उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वह अपनी भावनाओं के कारण बहुत परेशान थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। फिर भी उन्होंने उसकी इच्छाओं का पालन किया और उसे वह काम दिया जो वह चाहती थी। इस प्रक्रिया में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। लूशी, मेरे लिए खाने की थाली ले आओ, मैं अपने पति के साथ नाश्ता करने जा रही हूँ। ये कहते हुए झाओ मिंग के होंठ हल्के से मुड़ गए। अंडरस्कोर अध्याय 509 उसकी हिम्मत कैसे हुई। झाओ मिंग की बातें सुनकर लूशी दंगम हो गई। अब वह जी चेंग को महाराज के बजाय पति कहकर संबोधित कर रही थी। वह खुश है कि उनके रिश्ते में सुधार हो रहा है, लेकिन किसी महिला के लिए दूसरों के सामने इस तरह बोलना ठीक नहीं है। सभी पहरेदार उन्हें अजीब निगाहों से घूर रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपने स्वामी की तरह ही उनकी निगाहों को अनसुना कर दिया। जी हाँ, मैं इसे अभी ले आता हूँ। जब लूशी खाने की थाली लेकर आई तो झाओ मिंग नाश्ते में ढेर सारे व्यंजन देखकर चौंक गया। क्योंकि वह जी चेंग के साथ नाश्ता करने जा रही थी, इसलिए वह अधिक खाना लाई और ट्रे में अधिक व्यंजन थे। यह अंतर देखकर झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाईं और उसे घूर कर देखा। जब मुझे खाना खाना था तब तुम मेरे लिए बाकी व्यंजन नहीं लाए थे, लेकिन अब जब मैं महाराज से मिलने जा रहा हूं तो तुम इतने सारे व्यंजन लाए हो। ऐसा क्यों? लूशी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस समय केवल तुम ही खा रहे थे। बहुत ज्यादा खाना हो जाएगा। क्या तुम इतना खाना खा सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ, इसलिए अगली बार से सब कुछ ले आना, कोई भी व्यंजन पीछे मत छोड़ना। अंडरस्कोर। लूशी ने बेबसी से सिर हिलाया और अपनी मालकिन के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में चली गई, जहां जी चेंग अन्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बाहर खड़े सभी गार्ड झाओ मिंग को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने उनके सामने झुककर अभिवादन किया। वहीं फेंग जू ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर उन्हें फिर से अभिवादन किया। महामहिम, उसने उसके हाथों में खाने की थाली देखी। मैं महाराज के साथ नाश्ता करने आई हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, उसने कहा और अंदर जाने की तैयारी करने लगी। तभी दूसरे गार्डों ने उसे रोक दिया। माफ़ कीजिए महामहिम, लेकिन हम इस समय आपको अंदर नहीं आने दे सकते, महाराज एक बैठक में व्यस्त हैं। झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाईं और कुछ कहने ही वाली थी कि उसे फेंग जू की गहरी आवाज़ सुनाई दी। उसे जाने दो। दूसरा गार्ड आश्चर्यचकित रह गया और उसने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन फेंग जू ने झाओ मिंग के लिए रास्ता बनाने के लिए अपना हाथ झटक दिया। झाओ मिंग मुस्कुराया और कमरे में दाखिल हुआ। पहले सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुलते ही सब कुछ शांत हो गया। जी चेंग ने दरवाजे की ओर देखा और झाओ मिंग को अपने हाथों में एक लंबी खाने की ट्रे लिए वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसने उसे इतने लंबे समय बाद देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली बार बेहोश होने के बाद वह अकेले क्यों रहना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद ये झाओ मिंग और उसकी मां के बीच हुए झगड़े की वजह से हुआ होगा। उसने उसे कुछ समय अकेले रहने दिया जैसा वह चाहती थी, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं वह उससे दोबारा बात न करे। उसे डर था कि कहीं उसका उदासीन रवैया फिर से देखने को न मिले। जब उसने उसे दरवाजे पर खड़े देखा तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हालांकि अगले ही पल जब उसने उसका पीला चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। पिछले कुछ दिनों में वह दुबली हो गई है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वह चिंतित हो गया। झाओ मिंग, उसने चिंता से उसे पुकारा। वह उसके पास जाकर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अन्य मंत्रियों से घिरा हुआ था जो झाओ मिंग को अजीब तरह से घूर रहे थे। उसने उसके पास जाकर उसे गले लगाने की तीव्र इच्छा को नियंत्रित किया। उसने गला साफ किया और बैठते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था ताकि दूसरों द्वारा उसकी आलोचना न की जाए। भले ही उसे दूसरों की राय की परवाह न हो, लेकिन उसे है, और अंत में उसे ही मार पड़ेगी। वह नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। झाओ मिंग ने उसकी उदासीनता देखकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरे लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं तो उसकी भौहें जिज्ञासा से ऊपर उठ गईं। जी चेंग के अलावा कमरे में 5 और लोग थे। जैसा कि फेंग जू ने कहा था, वे दरबार के मंत्री थे और अपनी बैठक कर रहे थे, जिसे उसने बाधित कर दिया था। झाओ मिंग की याददाश्त की बदौलत उसने जी चेंग के पास बैठे तीनों मंत्रियों को पहचान लिया। इन तीनों मंत्रियों के वेंजू और शियाओली के साथ घनिष्ठ संबंध हैं क्योंकि उन्हें शियाओली के पिता एल देश के सम्राट का समर्थन प्राप्त था। ऐसा लगता है कि वेंजू और शियाओली सब कुछ मिलकर करते हैं। बैठक के गंभीर माहौल को देखकर उसने अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि वे वेंजू और शियाओली के निलंबन और बजट में कटौती के बारे में बात करने आए थे, क्योंकि कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसने उनकी बातचीत सुन ली थी। अगर कोई ज़रूरी बात होती तो वह उन्हें परेशान नहीं करती, लेकिन वे जी चेंग पर दबाव डाल रहे थे कि वह वेंजू और शियाओली का निलंबन रद्द कर दे। उसने गहरी सांस ली और उनकी अजीब निगाहों और जी चेंग के उदासीन लहजे को नज़रअंदाज कर दिया। महाराज, वह मुस्कुराई, जिससे जी चेंग का दिल पल भर में पिघल गया। उसने इतने लंबे समय बाद इतने स्नेह से उसे फ़ोन किया। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। फेंग जू ने मुझे बताया कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने सोचा कि हम साथ में नाश्ता कर लें। उसने खाने की थाली ऊपर उठाई ताकि वह उसे देख सके।
जी चेंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे अनुमति देने ही वाली थी कि तभी मंत्रियों में से एक ने उपहास करते हुए कहा, महारानी झाओमिंग, मुझे इतनी सीधी बात करने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपका व्यवहार थोड़ा असभ्य है? तुम एक महत्वपूर्ण बैठक में बाधा डाल रही हो ताकि महाराज तुम्हारे साथ नाश्ता कर सकें। तुम महारानी हो, तुम्हें थोड़ा धैर्य और गरिमा रखनी चाहिए और जब चाहो महाराज को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने वेंजू की जगह उसे फटकारा। वेंजू की तरह वह भी चाहता है कि शियाओली महारानी बने ताकि उसे भी कुछ लाभ मिल सके। अगर वह महारानी बन जाती है तो शियाओली के पिता के साथ अच्छे संबंधों के कारण उसे दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। इसीलिए वह झाओमिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके लाभ के रास्ते में बाधा बन रहा था। उसकी बातें सुनकर जी चेंग का चेहरा उतर गया। झाओमिंग इतने लंबे समय बाद आया और वो उसके सामने ही उसे डांट रहा था। उसकी यह मजाल। मंत्री यू शाओ, इस मामले पर मुझे और कुछ नहीं कहना है, इसलिए आप सब जा सकते हैं। मैं किसी भी कीमत पर अपना फैसला नहीं बदलूंगा, उन्होंने दृढ़ता से और ऊंची आवाज में कहा, जिससे बाकी लोग डर से कांप उठे। वह आमतौर पर दूसरों पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन अब अचानक उसने अन्य मंत्रियों से इस तरह बात की। वे सभी उम्र में बड़े थे और वह हमेशा उनका सम्मान करता था क्योंकि उन्होंने उसके साम्राज्य को मजबूत करने के प्रयासों में उसकी मदद की थी। लेकिन अब वह सिर्फ इस महिला की वजह से उनका अपमान कर रहा है। लेकिन महाराज, आखिर वह आपकी माता हैं। आप अपनी माता और महारानी शियाओली को शाही कर्तव्यों से कैसे निलंबित कर सकते हैं? महारानी शियाओली के पिता ने जरूरत के समय आपकी बहुत मदद की थी और अब आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।